नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 21 मार्च में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी का एनालिसिस आज हम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा, उसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न अब बदल रहे हैं। वो क्या प्रश्न बदल रहे हैं अपन आगे देखते हैं और उसी के हिसाब से अपने आगे की जो रणनीति है उसको करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसमें आप लोग देखें और उससे ऐड हो जाएं। ऐड होने के बाद ये जो पीडीएफ है आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, समय आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रश्नों को देख लें और उनको तैयार करते हुए चलें। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान से। प्रश्न ये था कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, अभ्यारण्य से संबंधित जो प्रश्न है वो अब ज्यादा मात्रा में पूछे जाने लगे हैं। हमने शुरुआत में देखा कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से अगर प्रश्न है तो आ रहे थे, एक या दो शब्दों में आ रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आने लगे हैं। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न आया हुआ है, तो ये कहां पर है, तो होशंगाबाद में है। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों अपन लोग। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये 518 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितना है? 518 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये जो नंबर है इसको याद रखिएगा। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य बांस से समृद्ध है। बांस यानी बांस आप जानते हैं, बांस जो लंबे लंबे होते हैं। एक तरीके से बांस को अगर देखा जाए तो घास का बड़ा रूप ही कहा जाता है। घास वही जो दूबा होती है उसका एक बड़ा रूप ही बांस होता है। तो बांस यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसे 1865 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह सतपुड़ा श्रेणी की तलहटी में स्थित है। कहाँ है? सतपुड़ा श्रेणी की तलहटी में स्थित है। यह पश्चिम और पूर्वी भारत के वनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पश्चिमी और पूर्वी में, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लें। पश्चिमी और पूर्वी भारत के वनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा एक तरीके से देखा जाए तो तवा नदी पर है। कहां पर है? तवा नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। तो इतने जो क्वेश्चन है वो अपन ने बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से देखे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके पहले दोस्तों एक क्लास ली गई थी, उस क्लास को आप लोग जरूर देख लें। मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर और गुफाओं से संबंधित प्रश्न, इन दो से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए उनकी क्लास इससे पहले 8 बजे ली जा चुकी है, उसको आप लोग जरूर देख लें। उसको देखने से आपके 3 से 4 प्रश्न आप समझ लीजिए सही हो सकते हैं। 3 तो आप लोग मान के ही चलिए। चलिए अब हम चालू करते हैं। असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों याद रखो, असीरगढ़ का किला कितनी चर्चा की है अपन ने, और कोई बहुत पहले चर्चा नहीं की है। 15 तारीख के बाद से ही इस पर चर्चा करने लगे हैं। बुरहानपुर, असीरगढ़ का किला, इसके नाम क्या क्या इसके नाम है? कलोद दक्कन, दक्षिण की कुंजी, है ना, कितने सारे इसके नाम हैं। और इस पे प्रश्न भी आ रहे हैं। दक्षिण का द्वार सबसे पहले ही 15 तारीख वाले में प्रश्न आया था। चलिए देखते हैं। इसकी जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया था। क्लियर? इस मस्जिद को ही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। वो भोपाल वाली अलग है जामा मस्जिद, ये अलग है, याद रखिएगा। इस मस्जिद को ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया है। इनकी दो मीनार को आप दूर से भी देख सकते हैं। 1590 में यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। कब बनवाया गया था? 1590 में। इस समय को याद रखिएगा। असीरगढ़ का किला एक ऐतिहासिक किला है। वही लाइन फिर से रिपीट हो रही है, बताना जरूरी है। अगर जो लोग नए लोग जुड़े हों तो उनको भी मालूम पड़ जाए कि जो कि समुद्री सतह से 250 फुट ऊंचाई पर स्थित है। इतिहासकारों ने इसका नाम बाब ए दक्कन या कलोद ए दक्कन भी रखा है। कलोद ए दक्कन भी रखा है। यहां पर ऐसे डैश आएंगे और इसी तरीके से प्रश्न आएगा, ये भी याद रखिए। क्या आएगा प्रश्न? प्रश्न आएगा कि इनमें से किस किले को बाबा ए दक्कन या कलोद ए दक्कन कहा जाता है। तुरंत असीरगढ़ का किला लगा दीजिएगा। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? असीरगढ़ के किलों को कहा जाता है। तो ये भी आप लोग लगा दीजिएगा। अकबर ने किस किले को सोने की चाबियों से खोला? ये भी आप लगा दीजिएगा, असीरगढ़ का किला। चलिए आगे चलते हैं। अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में भोजताल, जिसे पहले ऊपरी झील या बड़ी झील के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे राजा भोज या परमार वंश ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ये किसने बनवाया था? ये जो तालाब की बात चल रही है, तालाब की, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपर लेक बोट क्लब की बात अभी आगे आएगी। यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए, नेशनल सेलिंग स्कूल की स्थापना इसके पूर्वी हिस्से में बोट क्लब में की गई है। कहाँ की गई है? बोट क्लब में की गई है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? नॉर्मल प्रश्न है, पचमढ़ी पर। पचमढ़ी से प्रश्न आ रहे हैं। कल की क्लास में भी आया था दोस्तों, पचमढ़ी से आया था कि नहीं आया था? पचमढ़ी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। ये आया था ना, पांडवों की गुफाओं से संबंधित। बस तो फिर क्या दिक्कत है।
पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी या द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के रूप में भी जाना जाता है। सतपुड़ा रेंज बीच पूरी तरह से प्राकृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। यही एकमात्र हिल स्टेशन है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये भी याद कर लें, ऐसा नहीं हो आप भारत में लगा दें, सिर्फ मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? अप्सरा जो जलप्रपात है वो भी यही है, लिख देता हूँ यहाँ पर। आप लोग भी यदि लिख रहे हो तो लिख लेना, नहीं तो दिमाग में तो लिखना जरूरी है। अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? एक तरीके से देखा जाए तो पचमढ़ी में है। एक और जलप्रपात है, कमेंट में बताइएगा वो कौन सा है, देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में। इसको तो आप लोग भूलिएगा ही नहीं। ग्वालियर जिले के बेहट गांव में, बेहट गांव में 5 दिवसीय संगीतमय कार्यक्रम है, याद रखिएगा। अब ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर होता है? जो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा है, एक तरीके से हजीरा चौराहा उस क्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? हजीरा चौराहा। वहीं पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित होता है। चलिए, इसका आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी, सुनिएगा कौन कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला और संगीत अकादमी और सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। देश भर से विभिन्न कलाकार संगीत की प्रस्तुति देते हैं और वहां संगीतकार को श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि किसको देते हैं? तानसेन को। तानसेन को, है ना। तानसेन का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बता देते हैं मिश्रा, मिश्रा जी नहीं थे, ये पांडे थे, रामतनु पांडे। पहली बात हो गई। दूसरी बात यदि देखा जाए तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग इनकी रचनाएं हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छता योजना किससे संबंधित है? स्वच्छता योजना किससे संबंधित है? ये स्वच्छता से ही संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जो भी ऑप्शन रहा हो आप लोग लगा देते। स्वच्छता ही सेवा, इससे भी जुड़ी हुई है। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से एक प्रश्न था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। क्या था? अब है पॉलिटी से प्रश्न। पॉलिटी से कैसा प्रश्न था? भारत की संसद में सांसद किस अनुच्छेद के तहत, सुनिएगा, सांसद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के तहत कोई भी विधेयक को पेश करते हैं? तो अब कोई भी विधेयक को, तो यहाँ पर विधेयक अलग अलग होते हैं। धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। यहाँ पर धन विधेयक को एक तरीके से बताया गया है, तो धन विधेयक पे अपन गौर करते हैं। भारतीय संसद में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत। धन विधेयक, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। पहली बात। राज्यसभा केवल संशोधन का सुझाव याद रखना, सुझाव दे सकती है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं कर सकती, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। मतलब कि राज्यसभा ने बोल दिया कि भैया ऐसा ऐसा संशोधन कर लो, तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ा देगी। बस राज्यसभा उसमें अकेले अपने एक तरीके से विचार दे सकती है, बोल सकती है कि आप ऐसा ऐसा कर लें। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वित्त विधेयक है। धन विधेयक की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यह भी प्रश्न आता है, तो इस पर याद रखना कि धन विधेयक, यहां लिख देता हूं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? आयुध सुन के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने इसको कभी सुना नहीं है? अरे भाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसी की चर्चा चल रही है। इसी को बोलते हैं हिंदी में आयुध कारखाना। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल 6 आयुध कारखाने हैं। देश भर में 41 आयुध कारखाने हैं, और 6 आयुध कारखाने जो मध्य प्रदेश में हैं उसमें से 4 तो भाई साहब जबलपुर में ही हैं। 4 जबलपुर में हैं। आयुध कारखानों के मामले में मध्य प्रदेश, जबलपुर जो शहर है वह तीसरा सबसे बड़ा शहर है। क्लियर? मध्य प्रदेश की 6 में से 4, या तो, या देखिए, मध्य प्रदेश की 6 में से 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अकेले जबलपुर शहर में है। क्लियर? इन फैक्ट्रियों में भारतीय सेना के लिए आवश्यक हथियार समेत कई आवश्यक सामग्रियां बनाई जाती हैं। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1904 में हुई थी। अब 1904 आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि तुरंत क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते जाएं और 10-10 उसके उत्तर भी निकलते जाएं और प्रश्न भी बनते जाएं। 1905 कल अपन ने पढ़ा था, बंगाल विभाजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये कब की बात है? 1904 की है। जाहिर सी बात है, जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना हुई होगी तो कौन रहा होगा? लॉर्ड कर्जन,
करजन ही तो था 1905 बंगाल विभाजन में। तो लॉर्ड करजन उस समय पे कौन रहा होगा? भारत का एक तरीके से वायसराय। वायसराय में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गवर्नर जनरल कब तक बनते थे? 1857 तक बनते थे। जैसे ही क्रांति होती है तो जो ब्रिटिश क्राउन है उसने पूरा का पूरी जो भारत की सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली, और वायसराय का जो नाम है वो परिवर्तित, सॉरी, गवर्नर जनरल का जो नाम है परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? वायसराय हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? ये जो थोड़ा प्रश्न था ये अलग हटके आ गया है। मैं शुरुआत से ही आप लोगों को बताता आ रहा हूं दोस्तों, और आगे भी बताता रहूंगा, बार बार बताता रहूंगा कि व्यापम हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, वो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डालेगी जिनके आंसर या तो उनको खुद पता हो या भगवान को पता हो। तो उन क्वेश्चनों से आपको कभी नहीं डरना है, क्योंकि वो मेरिट के लिए होते हैं। क्योंकि यदि सभी के 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे तो भाई फिर काय की परीक्षा हुई? परीक्षा तो ये है ना कि किसी के नंबर ही नहीं आ पाए, या फिर आए तो एक आध के ही आ पाए, एक ही हीरा बन पाए, बाकी सब नॉर्मल रहे। तो इस तरीके से होता है। तो एक प्रश्न उन्होंने दे दिया है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हालांकि अपन ये नहीं कह सकते कि अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र एक तरीके से मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, और यदि सीमा से जुड़ा हुआ है तो आदमी भी जुड़े हुए हैं, और चूंकि जनजातियों से संबंधित प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कुल कितने हैं? तो कातकरिया है, कोलम है और मारिया गोंडा है। मारिया गोंडा है, ये जनजाति जो है ये लोग विशेष रूप से कमजोर हैं। क्लियर? ढिबर आयोग, इस आयोग को याद रखिए। ढिबर आयोग ये किससे संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है। ने आदम समूह के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजाति समूह पीटीजी का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? पीटीजी का निर्माण किया है। इसको इंग्लिश में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? पीटीजी। क्लियर? ऐसा भी आ सकता है। भारत में जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या 8.6% है। इसको भी आप लोग याद रखें। कितना है? 8.6, 8.6, 8.6%। क्लियर? चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? स्लीनेक्स। स्लीनेक्स। 9वां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास 7 मार्च 2022 को कब हो रहा है? 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम में शुरू हुआ भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास। अब सुनिए दोस्तों, जितने भी युद्ध अभ्यास हैं इनसे संबंधित भी प्रश्न आ रहा है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जाइए प्लेलिस्ट में और एक क्लास उसमें पड़ी हुई है युद्ध अभ्यास से संबंधित, उनको आप लोग जरूर देख लें। देख लेंगे तो आपका एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं एक एक नंबर आप लोगों के जोड़ने की बात कर रहा हूँ, और एक एक नंबर का ही खेल है। एक नंबर आपका कम, 10,000 लड़के आप नीचे, सिलेक्शन से बाहर। या तो एक अंदर होता है या एक बाहर होता है, ये ऐसा पेपर है। ये नहीं, जितने भी ऐसे पेपर हैं वो सब यही होते हैं। तो एक एक नंबर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 246 में। किसमें? अनुच्छेद 246 में। अमेरिका की दूतावास एम्बेसी दक्षिण कोरिया खोली गई है। एक इससे संबंधित प्रश्न था, तो ये सीधा उत्तर लिख दिया गया है कि अमेरिका की दूतावास एम्बेसी दक्षिण कोरिया खोली गई है। प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है? सियोल में अमेरिका दूतावास, कैटी बिल्डिंग और कोरियाई समकालीन इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच ग्वांग वामुन में स्थित है। ग्वांग वामुन में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? तो ये जगह यहां पर लिख दी गई है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेखा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो लेखा विभाग की जो स्थापना है 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में हुई थी। अब ये समय पीरियड दोस्तों किसका होगा 1862 का? बताइए, ये किसका समय होगा? अगर देखा जाए तो भारत में किस वायसराय का या गवर्नर जनरल का समय होगा? अगर वायसराय देखा जाए तो दोस्तों ये समय होगा लॉर्ड कैनिंग का। किसका होगा? लॉर्ड कैनिंग का। क्लियर? फिर भी अगर मेरा कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ही थे, और कैनिंग के बाद कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? देखिए दोस्तों, कितना गजब का क्वेश्चन है। ब्रिटेन का। ब्रिटेन में दोस्तों कोई लिखित संविधान नहीं है, याद रखिएगा। वहां पे शुरुआत से ही कोई लिखित संविधान नहीं है, और वो लोग अपने जो एक तरीके से उनके कुट्स होते हैं, या कह सकते हैं उनके जो विचार होते हैं, वो विचार में भी सबसे पहले इस बात को लिखते हैं कि किसी भी देश का संविधान सबसे महत्वपूर्ण या एक तरीके से महान संविधान वो होता है जो लिखित नहीं होता। क्योंकि लिखित संविधान जहां पर आ गया तो फिर उसमें भावनाएं आदमी की मार दी जाती हैं, क्योंकि जो शब्द लिख गए हैं उसी के अनुसार कानून होता है। ऐसा वो लोग कहते हैं कि जो शब्द लिख गए हैं उन्हीं के अनुसार, और वो जो
एक तरीके से संविधान है वो भावनाओं पे चलता है, वो देखते हैं परिस्थितियां कैसी हैं। उनका कहना ये है कि जो परिस्थितियां हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब संविधान कब बना है, बहुत पहले, और लिख दिया गया है। आज परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने अपना कोई लिखित संविधान नहीं किया। और ऐसे एक देश नहीं है, काफ़ी हैं, देखते हैं। ब्रिटेन के पास एक अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब नहीं है लिखा हुआ, क्लियर। आज जब भी जुड़ जाता है तो उसका मतलब नकारात्मक निकलता है, ना कि सकारात्मक। अर्थात उनके पास एक भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानून नियमों को परिभाषित करता हो। इजराइल कितना गजब का देश है, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड अन्य देश हैं जिनका कोई भी लिखित संविधान नहीं है। इजराइल तो फिर आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, हर घर से सैनिक बनना जरूरी है। इजराइल छोटा सा देश है और आसपास छोटा सा देश है, और कौन सा देश है दोस्तों, यहूदी है। यहूदी, कभी इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ये पूरे आसपास पूरी मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, पर किसी भी मुस्लिम कंट्री में दम नहीं है कि इसके ऊपर आक्रमण कर दे, क्योंकि ये मनने के लिए है। और इतनी अच्छी इसकी व्यवस्था है कि उतनी व्यवस्था इन लोगों के पास भी नहीं है। भले ये लोग पैसे से बहुत मजबूत हों, पर इनके जैसे समर्पित जो आर्मी इन लोगों के पास में है, वो ऐसी समर्पित आर्मी इन लोगों के पास में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हर एक बच्चा सैनिक है, बच्चा हो चाहे वो घर की महिलाएं हों, सभी के सभी सैनिक हैं। चलिए, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये प्रश्न आया था, तो महारत्न कंपनियों से प्रश्न आ रहा है। उम्मीद है कि कल वाले पेपर में भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 12 महारत्न कंपनियां हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? विशेष तौर पर प्रणय पर्व है, ये चैत्र मास में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। पार्वती गौरी को समर्पित है। देखिए मैंने कहा प्रणय से संबंधित है, यानी कि मोहब्बत प्रेम से संबंधित है। भगवान शिव की पत्नी जो है, भगवान शिव की जो पत्नी है, उन्हीं के लिए ये समर्पित है एक तरीके से देखा जाए। मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था? तो ये ऑप्शन है दोस्तों 2014, 2011, 2012। अब इसमें से कौन सा सही है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। आप लोगों के पास में हो तो कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कुल महाद्वीप कितने हैं दोस्तों? 7 महाद्वीप है, नॉर्मल प्रश्न था। एशिया, यूरोप, ये महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। और क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वही है जहां पर हमेशा बर्फ रहती है ना। चलिए चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप की यदि बात कर ली जाए, आ जाए, तो ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिएगा आप, क्लियर। सबसे गरीब यदि महाद्वीप की बात आ जाए तो अफ्रीका है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? 2 प्रश्न आ गए दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत में किसके द्वारा हुआ है? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना डालना है, जैसे ही आप मेरे उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में आप डालेंगे सैन्य अभ्यास करंट अफेयर, तुरंत आ जाएगा, है ना। पूरे दिए हैं उसमें, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे आपके। सिंगापुर और भारत के बीच में, किस किस के? सिंगापुर और भारत के बीच में। यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो एक नई क्लास भी उस पर बना दी जाएगी। 28वां कौन सा हुआ है? 28वां सितंबर 2021 में यह आयोजित किया गया था, क्लियर। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गंधार की थी। किसकी थी? गंधार की थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह 16 महाजनपदों में शामिल थी। कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद उनको देख लेते हैं। कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, बज्जी की वैशाली, और गंधार की तक्षशिला, क्लियर। इसी प्रकार मत्स्य की थी तो मत्स्य की विराटनगर थी। दक्षिण में देख लिया जाए अस्मक थी तो अस्मक की पोटली थी। इसी प्रकार यदि देख लिया जाए तो 2 और थे, कुशीनारा था और एक तरीके से देखा जाए तो देवरिया था। ये सब आसपास के ही पूरे क्षेत्र हुआ करते थे। चलिए, चेदी की शक्तिमती थी। लगभग में 8 से 9 तो मैंने ही आपको बता दिए। चेदी की क्या थी? शक्तिमती थी। चेदी को बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहा जाता था, है ना। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वायसराय शब्द है दोस्तों, क्या है? वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसको हटा दीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन, ये ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय है। ब्रिटिश भारत का अंतिम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि अब जब यह अंतिम वायसराय था तो ये तो चला गया, अब भारतीय गवर्नर जनरल आ जाएंगे। भारतीय इसलिए आ जाएंगे क्योंकि अब भारत वाले को बनाया था, तो वो तो कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। तो सी राजगोपालाचार्य जो थे वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल भी था और अंतिम वायसराय भी था, दोनों। अंतिम भारतीय वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। लेकिन जब शब्द भारतीय खाली लग जाए तो वो सी राजगोपालाचार्य पे लगाइएगा।
बंगाल का पहला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। तीन चीजें हो गई। अब इसके बाद हमें आएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार में जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी मैंने बोला है उन्हीं से प्रश्न आते हैं, उससे बाहर इसके प्रश्न नहीं जाते। विज्ञान पे आते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ये आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, है ना? तो किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। प्रदूषण से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, है ना? याद रखिएगा, प्रदूषण पे अभी क्लास आने वाली है, उसको आप लोग कल देखिएगा। कल लगभग में प्रदूषण पे क्लास आएगी और पंचवर्षीय योजनाओं पे क्लास आएगी। कल लगभग में 3 से 4 क्लासें आने वाली हैं, उनको आप लोग जरूर देखना। 10 से 12 मिनट की ये क्लासें होंगी दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की, समय नहीं लेंगे आपका। 10 से 12 मिनट की क्लासें होंगी, उनको देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। तो अब दूसरा प्रश्न था कि दाब का सूत्र क्या है? तो ये इस तरीके से था, दाब का सूत्र क्या है? ऑप्शन में था तो बल बटे क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। क्लियर? फोर्स अपॉन एक तरीके से एरिया। क्लियर? दाब का ये भी एक प्रश्न था कि दाब कैसा ही मात्रक क्या है? तो पास्कल। एक मात्रक से प्रश्न आ रहा है ना? कवक से संबंधित बीमारी कौन सी होती है? तो कवक कहाँ पे अटैक करता है दोस्तों? अधिकतम देखा जाए तो फेफड़ों पे ही अटैक करता है। तो एस्परगिलोसिस और ब्लास्टोमिकासोसिस, ये दो ऐसी होती हैं जो कि कवक से होती हैं। अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दमा को समझ लें। दमा, है ना, सांस रोकना, फेफड़ों में एक जाल बन जाता है। कवक से ही संबंधित एक प्रश्न और आ चुका है दोस्तों बीमारी से, ये रिपीटेड प्रश्न है, उसी के जैसा नहीं है लेकिन उससे संबंधित है ये प्रश्न, याद रखिएगा। कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है, या कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल है? ये दरअसल अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि प्रश्न पूरा क्या था। तो जैसा लड़कों से मिला है वो है कि अम्ल या क्षार से एक प्रश्न था, क्योंकि प्रबलता की यदि बात की जाए तो वो क्षार या अम्ल से ही संबंधित होता है। क्लियर? उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं? तो वायु प्रदूषण इसका आंसर होगा, वायु प्रदूषण। अब आप लोग देखिए, एक तो ये प्रश्न आ गया कि जल को शुद्ध करने के लिए, तो यहां से प्रदूषण ही से संबंधित है, और अब एक ये आ गया वायु प्रदूषण से। कल भी एक प्रश्न जो है वो आया था वायु प्रदूषण से। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रदूषण से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। गैल्वनीकरण पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। मैं कह रहा हूं कि मेरी जो क्लासें आप लोग विज्ञान वाली यदि देख लेंगे, जो 1 लाइन वाली हैं, एक बार जाने से पहले देख जरूर लीजिएगा दोस्तों। 20 में से आप ये समझ के चलिए कि 20 प्लस प्रश्न आप कर जाएंगे, 20 प्लस प्रश्न, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, चूंकि मैं तो खुद ही एनालिसिस कराता हूं, तो जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनमें से सीधे सीधे प्रश्न वहीं पर हैं। आप लोग देख लेंगे तो एक आध दो प्रश्न अगर देखे जाएं जो यहाँ वहाँ हो गए हैं, जो ना आपको पता है ना मुझे पता है, जो मेरिट के लिए डाल दिए जाते हैं, बाकी प्रश्न वैसे के वैसे ही उसमें है। एक बार देखिएगा जरूर आप लोग। डीएनए किसका बना होता है दोस्तों? तो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है दोस्तों? एक तरीके से तो ऊर्जा देता है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का काम होता है कोशिकाओं को जोड़ना, जो कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ना है, शरीर की मरम्मत करने का काम प्रोटीन का होता है। ये डीएनए पूछ रहे हैं किससे बना होता है। ये जो प्रश्न था, गैल्वनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की चढ़ाई जाती है। गैल्वनीकरण एक तरीके से है कि किसी भी धातु को एक तरीके से जंग से बचाना। क्लियर? किससे बचाना? जंग से बचाना। एक एटीपी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। आधुनिक आवर्त सारणी, इससे प्रश्न आ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का परमाणु आकार क्या होगा? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। दिव्य ज्योति का घर क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का ऊपरी भाग। क्या कहलाता है? वायुमंडल का ऊपरी भाग। अब थोड़ा कंप्यूटर पे आ जाते हैं दोस्तों। कंप्यूटर से कैसे प्रश्न आए हुए हैं? तो स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? एक ये प्रश्न था। तो हो सकता है ये प्रश्न डीवीडी से आया हो। डीवीडी आप लोगों ने देखा कि डीवीडी और जो वीसीडी होती हैं, उनमें वीसीडी में कम एक तरीके से वो होती है मेमोरी, कि उसमें कम मेमोरी होगी, और डीवीडी में ज़्यादा मेमोरी होती है। पूरा प्रश्न तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इस प्रकार से लड़कों से जो मालूम पड़ा है वो है स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं। अब किस में है? तो ये इससे संबंधित है ना, तो आप डीवीडी या वीसीडी इन दोनों से संबंधित होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? एक ये प्रश्न था। तो वैक्यूम ट्यूब और बाल्बों का। किसका? बाल्बों का। यहाँ पर बाल्ब है। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब और बाल्बों का। तो देखिए दोस्तों, पीढ़ी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, पीढ़ियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं।
MS पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न है। सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? तो नेटवर्क स्विच। क्या कहलाता है? नेटवर्क स्विच। एक ये प्रश्न आया था। मोबाइल बैंकिंग से प्रश्न आ रहे हैं, तो अब ये किससे प्रश्न से आ सकते हैं? अगर देखा जाए ज़्यादा आधुनिक में आए होंगे तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या तो इनसे संबंधित होगा या इनके बीच का होगा, है ना? ऐसा ही प्रश्न होगा। सॉफ्टवेयर और राउटर से प्रश्न है। सॉफ्टवेयर और राउटर से प्रश्न है। इंटरनेट से प्रश्न है। इंटरनेट से प्रश्न तो लगभग में हर ही एक चैप्टर उसमें आ रहे हैं, हर एक क्लास में। हिंदी में देख लिया जाए, नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास। समास का क्वेश्चन आप लोग मत छोड़ना, अगर समास का क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो क्या मतलब। सोच लीजिए 15 तारीख से आज 21 तारीख है और हर एक डेट में हमको पता है कि समास से प्रश्न आ रहा है, उसके बावजूद अगर आप गलती कराएंगे। गिने चुने तो समास हैं, कितने हैं। और सबसे बेस्ट कि हमारी हिंदी खुद की भाषा है, सरल है, याद भी कर लेंगे। नहीं भी अभी याद किया होगा तो अभी समय है, याद कर लेंगे। चलिए दूसरा है, मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा कारक है? तो कारक संबंधित है। तो मेज पर पुस्तक रखी है, पर कर्तन है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो ये जो पर है क्या है? अधिकरण कारक। क्लियर। चलिए दिगु समास का उदाहरण था, कौन सा दिगु समास का उदाहरण? तत्सम तद्भव से प्रश्न थे। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए कुछ लोग सरस्वती बता रहे थे, कुछ लोग एक और था सस्वाति, ऐसा एक लड़के ने और लिख कर भेजा था। तो अब ये था इसका आंसर, या सरस्वती है। तो इस प्रकार का एक पर्यायवाची था। यदि सरस्वती आता है तो सरस्वती की पर्यायवाची आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या होता है। वाग देवी इनको कहा जाता है, वाकपति भी इनको कहा जाता है ना। चलिए वाक्य से प्रश्न थे। वाक्य से प्रश्न थे, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? तो उद्दीपन विभव। क्या कहेंगे? उद्दीपन विभव। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, यह कैसा वाच्य है? ये वाच्य है दोस्तों, भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। तो वाच्य से प्रश्न अब आ रहे हैं। अब आप समझिएगा, इसमें वाच्य से प्रश्न आए हैं, अगले वाले पेपर में भी वाच्य से प्रश्न दे देगा। तो यदि आप लोगों का कल पेपर है दोस्तों तो वाच्य को एक बार सरसरी सी नजर मार लें। चलिए जो प्रणाम करने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रणम्य। क्या होगा? प्रणम्य। एक लाइन में मैं कह सकता हूं अपने गुरुजी, अपने माता पिता के लिए कि वो प्रणाम करने योग्य हैं, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो तो मेरे लिए प्रणम्य है, यानी कि प्रणाम करने योग्य है। तो ये प्रणम्य शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए इनको याद होना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आप हिंदी में देखिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी में ये शब्द आपको मिल जाएंगे। लगभग में 150 से ऊपर शब्द हैं। एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, एक से दो बार देख लेंगे तो, है ना। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, यह मुहावरा है या लोकोक्ति? इसी प्रकार दूसरा आया है, जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, यह मुहावरा है या लोकोक्ति? अब देखिए दोस्तों, ये दो प्रश्न आए हुए हैं। दोनों प्रश्नों में यदि एक एक नंबर आप गलत कराएंगे तो 2 नंबर आपके गलत हो जाएंगे। प्रश्न इतना सरल है कि मुहावरा है या लोकोक्ति। लोगों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि मुहावरा है या लोकोक्ति। आज अभी इसी वक्त इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, याद रखिएगा जब भी लोकोक्ति होगी इसका मतलब होता है लोक में उक्ति, लोक में प्रचलित कोई एक बात, यानी ऐसी घटना कभी घटी हुई होगी, उसमें पूरी की पूरी एक छोटी सी कहानी नजर आ जाती है दोस्तों, वही लोकोक्ति है। तो अपनी चिलम भरने को, कोई चिलम भर रहा होगा, समझना, अपनी चिलम भर रहा होगा, उसका झोपड़ा जल रहा होगा, कुछ इस टाइप की एक कहानी टाइप की होगी, वही होता है लोकोक्ति। जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा, जड़ भी काट रहा है, ऊपर से सुबह सुबह पानी भी दिए जा रहा है, लेकिन मतलब किसी और के लिए निकल रहा है, समझना आप, मतलब किसी और के लिए निकल रहा है। जैसे अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत, तो मतलब कि यार वो पछता रहा है, क्यों? क्योंकि ये बेचारा बैठा था, पहले तो उसने कुछ किया नहीं, चिड़िया जब दाना ले गई तो अब सोचने लगा कि चलो यार इसको बाजार बेच के आते हैं, लेकिन देखा तो फसल में कुछ था ही नहीं। तो एक तरीके से एक पूरी एक कहानी सी हमें दिखेगी उसमें, तो वो होती है लोकोक्ति। अब मुहावरा क्या होता है? मुहावरा ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा छोटा होगा, आंख दिखाना, अंगूठा हिलाना, कान खड़े कर लेना, कान काट लेना, नाक चढ़ाना, है ना, इस तरीके से मुहावरे होते हैं। मुहावरे अधिकतम शरीर के अंगों से भी संबंधित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, यदि शरीर के अंगों से संबंधित नहीं होंगे तो उसमें एक संज्ञा, एक क्रिया जरूर होगी, करना, और ना शब्द उसमें लास्ट में ज्यादा आता है। देख लीजिए कोई भी मुहावरे को उठाकर, 99% मुहावरों में लास्ट में ना जरूर आएगा, ना जरूर आएगा। अब इतनी बात यदि आप लोगों को मालूम है तो लोकोक्ति मुहावरे में आप गलत नहीं कर सकते।
इसी बात को आप जो पूरा वो देख लेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिया, ये तो एक छोटा सा टेलर था। अगर आप पूरी क्लास को देख लेंगे वहां से तो मुहावरे लोकोक्ति से फिर कभी गलती करेंगे ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत का मतलब क्या है? जो संगत में नहीं है, इनके जैसा नहीं है। तो हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद। यातना हो गया, पीड़ा हो गया, खेद हो गया, तीनों में दुखी तो नजर आ रहा है भाई, दुखी नजर आ रहा है। एक अकेले हर्ष यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रसन्नता का भाव दे रहे हैं, तो फिर क्या अलग हो जाएगा? प्रसन्नता, हर्ष, ये अलग हो गया। यही इसका आंसर हो गया। योग रूढ़ शब्द का सही उदाहरण दीजिए। शब्द थे, उनमें देखना था कि इनमें से कौन योग रूढ़ है। प्रबंधन से कौन कौन से प्रश्न आए हैं दोस्तों? देखा जाए, नियोजन से प्रश्न आ रहा है, संगठन से प्रश्न आ रहा है, एक एक प्रश्न समझिएगा। मार्केटिंग से प्रश्न है, यानी विपणन से प्रश्न है। सेल्स मार्केट क्या होता है, एक ये प्रश्न आया था। परिभाषाओं से प्रश्न थे, परिभाषाओं से प्रश्न थे। प्रबंध से प्रश्न है और समन्वय से प्रश्न है। अगर एक प्रश्न ये था कि अगर आप प्रबंधन पर काम कर रहे हैं तो आप कस्टमर के सेट इस वेकेशन के लिए कौन सा प्रिंसिपल पर ज़्यादा जोर देंगे? तो चूंकि ऑप्शन नहीं थे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके ऑप्शन में अगर आंसर होगा तो लगभग में ये आंसर होगा कि जो कस्टमर के सेटिस्फिकेशन पर, यानी कि जो उपभोक्ता है उसकी संतुष्टि पर, उपभोक्ता जो है उसकी संतुष्टि पर यदि हमारा ग्राहक या उपभोक्ता संतुष्ट है तो निश्चित तौर पर दूसरी बार भी सामान लेगा, तीसरी बार भी सामान लेगा। तो अगर देखा जाए तो कस्टमर के किस सेटिस्फिकेशन पे प्रिंसिपल पर ज़्यादा ध्यान देंगे? कस्टमर की सेटिस्फिकेशन पे, उपभोक्ता के संतुष्टिपन पर। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। कल मिलेंगे अगले पेपर के एनालिसिस के साथ में। यदि आपको कोई विशेष क्लास चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों का मत ज़्यादा होता है तो हम उस पर क्लास बना देंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी